प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और हमारा जो पाठ चल रहा था, जिसकी एक कड़ी अभी संपन्न हुई है और उस पाठ को लेकर हम आज दूसरी बार मिल रहे हैं, वह पाठ था तथ्य और व्याख्या के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन फैक्ट एंड द इंटरप्रिटेशन। तथ्य और व्याख्या के मध्य संबंध को जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि तथ्य क्या होते हैं और व्याख्या क्या होती है। कल हमने जो बात शुरू की थी वह यह थी कि तथ्य क्या होते हैं और अभी वह बात चल ही रही थी कि समय पूरा हो गया अपना। हमने यह जाना था कि तथ्यों से इतिहास की रचना होती है। दूसरे शब्दों में तथ्य वह कच्चा माल है जिससे इतिहास का पक्का माल बनता है। और यह भी पढ़ा था कि तथ्य अपनी अलग पहचान रखते हैं और उन तथ्यों की व्याख्या करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी अपनी अलग पहचान होती है। हमने एक उदाहरण देखा था आलू और प्याज की सब्जी बनाने का। इस उदाहरण को अपन बाद में भी काम में लेंगे। और एक दूसरा उदाहरण हमने E.H. कार महोदय का देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तथ्य जो हैं वे एक मछुआरे द्वारा चुनकर लाई हुई मछलियों जैसे होते हैं, जिनमें से वह अपनी पसंद की मछलियां छांट लेता है और बाकी को छोड़ देता है। अब आगे क्या बात करनी है यह आप देखिए। पहली बात तो ये कि सारे तथ्य महत्वपूर्ण नहीं होते। यदि E.H. कार की बात का मैं सामान्यीकरण करूं तो मैं यूं कर सकता हूं कि मछुआरा अपनी पसंद की मछलियां ही छांटेगा। और इसका यदि मैं दूसरे रूप में स्पष्टीकरण करूं तो वह यह होगा कि मछुआरा उन्हीं मछलियों को छांटेगा जिनकी उसे जरूरत है। जरूरत होना और अपनी पसंद होना ये दो अलग अलग बातें हैं। जरूरत होने का मतलब है कि वे तथ्य जिनके बिना इतिहास बन नहीं सकता, और पसंद के तथ्य छांटने का मतलब यह है कि इतिहास की व्याख्या आप अपने हिसाब से करना चाहते हो, इसलिए आपने अपनी पसंद के तथ्यों का चुनाव कर लिया, व्याख्या कर ली और निष्कर्ष दे दिया। जो तथ्य सामान्य होते हैं वे तथ्य सभी इतिहासकारों के लिए जानना जरूरी होता है। यह कहा जाता है कि जो सामान्य तथ्य होते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष संदर्भ में सभी इतिहासकार करते हैं वे इतिहास की रीढ़ होते हैं। लेकिन उन सामान्य तथ्यों के साथ कुछ विशिष्ट तथ्य जोड़कर इतिहासकार जब अपना काम करता है तो उसका निष्कर्ष दूसरे लोगों के निष्कर्ष से अलग हो सकता है। तो हर इतिहासकार को सामान्य तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए और ये सामान्य तथ्यों की जानकारी होना उसका दायित्व है, वो उसका फर्ज है, वो उसकी ड्यूटी है, उसका गुण नहीं है। उसका गुण तो ये है कि सामान्य तथ्यों में से भी वो ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य निकाल ले, उनमें से कोई विशिष्ट तत्व निकाल ले या उनके साथ कुछ विशिष्ट तथ्य जोड़ दे
और फिर इस तरह का निष्कर्ष जमाने के सामने रखे, दुनिया के सामने रखे, जो कुछ नए रहस्यों का उद्घाटन करता हो, जो निष्कर्ष कोई नई रोशनी दिखाता हो दुनिया को। तो असल में क्या है कि इतिहासकार को क्या यह काम करना चाहिए कि वह तथ्यों से कोई विशेष निष्कर्ष निकाले, या उसको उन तथ्यों को जैसे हैं वैसे ही परोस देना चाहिए, वैसे ही रख देना चाहिए? लंबे समय तक मैं पश्चिमी इतिहासकारों की, पश्चिमी विद्वानों की बात कर रहा हूं। भारत का दृष्टिकोण पूरी तरह अलग है। जहां जहां बीच में जरूरत होगी उसकी बात करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि एक लंबा समय ऐसा गुजरा, खास तौर से यूरोप में, जिस समय में ये कहा जाता था कि सिर्फ तथ्य ही महत्वपूर्ण है, तथ्य अपने आप बोलेंगे, तथ्यों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, तथ्य पर्याप्त है और सिर्फ तथ्य ही तथ्य चाहिए। एक विद्वान हुए हैं ग्रिंड, उन्होंने कहा कि मुझे तो तथ्य चाहिए और जीवन में सिर्फ तथ्यों की ही आवश्यकता होती है। इतिहासकारों की मान्यता थी कि इतिहासकार का दायित्व इतना ही है कि जिस तरह से उसको तथ्य मिले हैं, उन तथ्यों को वो जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने रख दे। और लंबे समय तक यह चलता रहा। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के जो इतिहासकार हैं, और ख़ास तौर से 19वीं शताब्दी के इतिहासकार, वो यही कहते रहे कि तथ्य जो हैं वो क्या है, व्यक्ति पर, मतलब इतिहासकार पर बाहर से प्रभाव डालते हैं। जिस तरह से हम हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उन पर बाहरी तत्वों का प्रभाव महसूस करते हैं, वैसे ही तथ्यों से इतिहासकार महसूस कर लेता है। बस वही है, तथ्य अपने आप बोलेंगे। ये तथ्य जो हैं उनके हिसाब से मानवीय चेतना से स्वतंत्र है, यानी वो उनका खाली भौतिक स्वरूप देख रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि यदि इतिहासकार तथ्यों की देखभाल ढंग से कर ले तो ये माना जा सकता है कि उनका अर्थ भगवान की कृपा पे छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, अर्थ अपने आप उनसे निकलता रहेगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अर्थ तो स्वतः प्रमाणित होता है, अर्थ को गढ़ा नहीं जा सकता। और 19वीं शताब्दी के जो अनुभववादी इतिहासकार, जो उदारवादी दृष्टिकोण वाले इतिहासकार, जिनको अपन अहस्तक्षेपवादी इतिहासकार कहते हैं, और जो अहस्तक्षेपवादी इतिहासकार हैं उनका तो आर्थिक सिद्धांत भी इसी के अनुरूप था कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपना कार्य भली प्रकार करता चले तो इस विश्व में, इस दुनिया में, इस संसार में जो आवश्यक संतुलन है वह बना रहेगा। तो यह माना गया एक बड़े कालखंड तक कि भाई तथ्यों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, तथ्यों को एकत्र करने की जरूरत है, उनकी रक्षा करने की जरूरत है। लेकिन यह दृष्टिकोण तो एकांगी दृष्टिकोण है। जब तक हम तथ्यों से बुलवाएंगे नहीं तब तक वे नहीं बोलेंगे। तथ्यों को इतिहासकार बुलवाता है। ये बात जो कही जाती थी ना अब तक कि तथ्य स्वयं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इतिहासकार ने तो यहाँ तक कहा कि यदि तथ्य नहीं होंगे तो फिर तो इतिहास है वो खाली बोरे के समान होगा, वो खड़ा ही नहीं होगा, पड़ा रहेगा। तो इतिहासकार तथ्यों को उसी तरह से अनुभव करता है जिस तरह से वो दूसरी चीज़ों को अपनी चेतना के माध्यम से अनुभूत करता है। यानी तथ्य उसके लिए चेतना के समान है और उसी के अनुसार वह उसकी व्याख्या करेगा। जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा न तो तथ्य जानता है, न वो आग जानता है और न वो जलना जानता है, वो तीनों ही चीज़ें नहीं जानता। लेकिन वो घुटनों के बल चलता हुआ यदि आग के पास जाएगा और आग में वो हाथ डालेगा तो वो वापस लौट के आएगा, रोने लगेगा। हम उसको दोबारा से आग के पास भेजने की कोशिश करेंगे तो वह जाएगा नहीं। तो यदि तथ्य में ही ताकत होती तो फिर वो आग स्वयं ही आभास करा देती बच्चे को कि मेरे पास आएगा तो मैं तुझे जला दूंगी। यानी
पास में बच्चा गया और उसने अनुभव किया, या बच्चे को जाते हुए आपने रोक दिया कि वहाँ जाएगा तो ये जल सकता है, इसका मतलब ये है कि आप पहले उस तथ्य से बुलवा चुके हैं या आपका कोई पूर्वज बुलवा चुका है कि आग के पास जाने का नतीजा यह होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि तथ्यों का संग्रह कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। इतिहासकार तथ्यों के माध्यम से अपनी चेतना के अनुसार, अपनी मेधा के अनुसार और इतिहास की रचना करता है। अब बात यह है कि क्या सभी तथ्य ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, यह समझने की जरूरत है। तो कौन सा तथ्य ऐतिहासिक तथ्य है और कौन सा तथ्य ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, यह बात मैं जो कहने जा रहा हूं, यह वही बात सिद्ध हो रही है कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते हैं, तथ्यों को बुलवाना पड़ता है। एक जो तथ्य दूसरे इतिहासकार के लिए एक सामान्य तथ्य है, वही तथ्य किसी दूसरे इतिहासकार के लिए विशिष्ट तथ्य बन जाता है, क्योंकि वह उस तथ्य विशेष को महत्व देता है। तो इतिहासकार जिन तथ्यों को महत्व देगा वे तथ्य ही क्या होंगे, ऐतिहासिक तथ्य बनेंगे, नहीं तो वो तथ्य सामान्य तथ्य रहेंगे। ये इतिहासकार का काम है कि वो किस तरह से तथ्यों को विशिष्ट तथ्य बनाता है या उनको ऐतिहासिक तथ्य बनाता है। यदि वह नहीं बना पाएगा तो उसकी इस घोषणा के बाद भी कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, वह ऐतिहासिक तथ्य नहीं होगा। और एक दो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि इतिहासकार मान लिया तथ्यों को बुलवाता है, लेकिन बुलवाएगा उन्हीं तथ्यों को जो उसके लिए उपलब्ध होंगे। अब जैसे आप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनान के इतिहास को देखेंगे तो यूनान का इतिहास तो एथेंस के विद्वानों के एक छोटे से वर्ग का लिखा हुआ है। अब वो एथेंस के विद्वानों का छोटा सा वर्ग क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या लिखता है, क्या कहता है, उसके नतीजे क्या हैं, उसके निष्कर्ष क्या हैं, उसने तथ्य कौन से चुने, तथ्यों की व्याख्या किस तरह से की, या उसको अनुभव क्या हुआ तथ्यों के संबंध में, तथ्यों को देखकर वही लिखेगा। वह अपने पूर्वाग्रहों से भी लिखेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो अब जब जो काम मान लीजिए कि कहीं कोई स्पार्टा में हो रहा है या कोरिथिया में हो रहा है या थीवी में हो रहा है, उसके बारे में तो हम आज तक ही नहीं जान पाए। हम वही जान पाए जो एथेंस के इतिहासकारों ने कहा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ और हम आज तक यही कहते आ रहे हैं कि वो विश्व विजेता था, उसने दुनिया को जीता, यह किया वो किया, उस पर हमने एक महानता आरोपित कर दी। और भारत पर हमले के संदर्भ में आश्चर्य की बात यह है कि भारत में उसके कोई प्रमाण नहीं है। अब यूनानी इतिहासकारों ने उसको महान बता दिया तो अपन ने भी उसको महान मान लिया और उसको महान पढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में कभी भी संभव है दूसरा पक्ष हमारे सामने आए ही नहीं। तो यह विडंबना है इतिहास की कि जब तक दूसरा पक्ष सामने नहीं आता है और पहला पक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है, तो इतिहास को पढ़ने वाले लोग, इतिहास को पढ़ाने वाले लोग, इतिहास को लिखने वाले लोग उसी पक्ष के अनुसार अपनी बात कहते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि तथ्यों की उपलब्धि कितनी है। आप जिस जमीन पे खड़े हैं उस जमीन की खुदाई हो तो क्या पता उसके नीचे कोई बहुत बड़ी सभ्यता निकल आए, और जब तक वो नहीं होगी तब तक आप यही मानते रहेंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं है, वहीं पर है जहाँ पर खुदाई हो गई है। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते हैं, वहाँ यदि किसी विद्वान को, किसी खोजी को टीले पर एक चाकू नहीं मिला होता तो वह क्या अनुमान लगाता कि इसके नीचे कोई सभ्यता हो सकती है। जिन ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर रेलवे की लाइन बिछाई जा रही है, उनके बारे में यदि कोई ये अनुमान नहीं लगाता कि ये ईंटें निकली जा रही हैं इन टीलों के नीचे, कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ कोई सभ्यता दबी पड़ी हो, तो उसके पहले तो हम उसके बारे में नहीं जानते थे। जेम्स प्रिंसेप ने जब तक अशोक की लिपि को नहीं पढ़ा था तब तक हम
अशोक के बारे में जानते थे क्या कि वो इतना बड़ा सम्राट हो गया जिसने युद्धों का सहारा तो लिया कम और अपनी जो धर्म नीति थी उसको राजनीति बनाकर उसका सहारा लेकर और बहुत बड़े भूभाग पर भारत के शासन कर गया। तो उसकी लिपि को हम खोज पाए, ढूंढ पाए। हम का मतलब दुनिया का कोई भी आदमी, भारत का हो, बाहर का हो, तभी तो हमने जाना ना। जिस दिन हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ना शुरू कर देंगे, वह हमारे समझ में आ जाएगी, उस दिन इतिहास की व्याख्याएं बदल जाएंगी, क्योंकि हमारे तथ्य बदल जाएंगे। इसलिए तथ्यों का इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है। तथ्य अपने आप नहीं बोलते, तथ्यों का संकलन जरूरी है, लेकिन वे स्वयं नहीं बोलेंगे, उनका उपयोग इतिहासकार को करना पड़ेगा। इतिहासकार ही एक सामान्य से तथ्य को ऐतिहासिक तथ्य बना सकता है, यह क्षमता उसमें होती है। यह भी याद रखिए कि अतीत का वह क्षेत्र जो अंधेरे में है और जहाँ के विषय में हमें तथ्य नहीं मिले हैं, उसके बारे में जो तथ्य उपलब्ध हैं और वो जो भी कह रहे हैं, इतिहास के विद्यार्थियों की और इतिहास पढ़ाने वालों की और इतिहास लिखने वालों की यह व्यवस्था होती है कि वो उन्हीं तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहे चले जाते हैं, और वो तब तक सही मानी जाएगी जब तक उन बातों का खंडन करने वाले दूसरे तथ्यों का उद्घाटन नहीं होगा। तो आज अपन इतनी बात करेंगे। इसके अगले अंक में जब हम मिलेंगे तो तथ्यों की बात पूरी कर लेंगे, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि व्याख्या क्या होती है। और जब मैं आपको ये समझा दूंगा कि व्याख्या क्या होती है, उसके बाद अपन तथ्य और व्याख्या के बीच के संबंध की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।